इस सीन में हम लोग देखते हैं रोनी बताता है गुड मॉर्निंग, सुबह के 3 बज रहे हैं। जून उठते हुए कहता है क्या बकवास है। फिर वह बेड से उठता है और अंगड़ाइयाँ लेता है। फिर जून को कुछ महसूस होता है और बताता है हालांकि मैं केवल कुछ ही घंटे सोया, लेकिन क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह सोया हूँ। जून को सोते हुए कहता है इसलिए मैं बहुत ही फ्रेश महसूस कर रहा हूँ। जून रोनी से पूछता है कोई मजाक तो नहीं है ना। रोनी बताता है मैं मजाक नहीं करता। जून को सोते हुए बताता है वाह यह तो गहरी नींद का एहसास है। रोनी जितना मैं सोचूं तुम उससे ज्यादा बेहतर हो। रोनी बताता है धन्यवाद जून, अभी पढ़ाई का समय है। जून बताता है वाह तुम्हारे बोलने का तरीका बिल्कुल मेरे हाई स्कूल टीचर जैसी है। रोनी बताता है मुझे नहीं पता कि तुम्हारी हाई स्कूल टीचर कैसे थे। जून अपने मन में सोचता है रोनी के उत्तर से हमें कुछ बातें अनुमान लगा सकते हैं। मैं अपने ब्रेन और नर्वस सिस्टम रोनी के साथ साझा कर सकता हूँ, लेकिन मेमोरी और थॉट नहीं। जून बताता है हालांकि रोनी ऐसा कर सकता है, लेकिन इससे रोनी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जून बताता है खैर इस समय वैसे भी यह कोई समस्या नहीं है। जून बताता है इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं डॉक्टरी क्षेत्र की सबसे उन्नत एआई से हमेशा जुड़ा रहता हूँ 24/7, इसलिए मैं किसी भी बीमारी का इलाज कर सकता हूँ। रोनी जून को एक स्क्रीन शो कराता है और बताता है इससे कोरिया फार्मास्यूटिकल समुदाय के न्यूनतम उपचार विधियों से कठिन बीमारी का समाधान किया जा सकता है। जून बताता है इसके लिए धन्यवाद, मैं और भी ज्यादा डॉक्टरी और मेडिकल के बारे में पढ़ सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं जो रोनी के डेटा में ना हो। मैं चाहे तो इलाज के बारे में तुरंत डेटा निकाल सकता हूँ और किसी भी चीज का इलाज कर सकता हूँ। फिर वहाँ से सीन चेंज हो जाता है और हम लोग जून और स्वरा को देखते हैं। जून बताता है यह हो चुका, मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारी त्वचा पहले से बेहतर हो गई। जून पूछता है आपने मेरे द्वारा बताई गई विटामिन क्रीम लगाई है। स्वरा को सोते हुए बताती हाँ तुम्हारे निर्देशानुसार मैंने विटामिन ए भी लिया। बस कुछ ही समय में मेरी गर्दन की त्वचा बेहतर हो गई और मुझे अब स्कार्फ पहनने की भी जरूरत नहीं होगी। जून बताता है तुम्हारे लिए बहुत खुशी की बात है, इस परिणाम से हम उपचार पूरा कर सकते हैं। स्वरा बताती है ओ यस सही, यह समय ठीक है और कुछ बताने वाली होती है। जून उसे देखकर अपने मन में सोचता है आज उसने हमेशा की तरह जैकेट और टोपी नहीं पहनी है, क्या उसने अभी अभी कोई फोटो शूट करवाया है। जून उसे देखकर अपने मन में सोचता है वह जिस तरह के कपड़े पहनती है उससे वह एक महान व्यक्ति की तरह दिखती है और उसके ड्रेस को देखकर जून ब्लश करने लगता है। रोनी बताता है तुम्हारा हार्ट रेट बढ़ रही है और तुम्हारी मांसपेशियां सिकुड़ रही है, यह बहुत खतरनाक है। जून अपने मन में सोचता है रोनी बुरी तरह सोच रहा है। जब कोई पुरुष किसी खूबसूरत महिला को देखता है तो यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। रोनी बताता है विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित महसूस करना सामान्य रूप से होने वाली शारीरिक प्रक्रिया मानव जाति को बनाए रखने के लिए जरूरी है। रोनी स्वरा को स्कैन करके बताता है स्वरा के बारे में मेरी टिप्पणियों के अनुसार स्वरा भी आप ही की तरह शारीरिक प्रक्रिया हो रही है। जून सोचता है मेरी जैसी शारीरिक प्रक्रिया। जून हैरानी से कहता है क्या बकवास है। स्वरा बताती है मैं वास्तव में तुम्हें यह बताना चाहती हूँ डॉक्टर। फिर रोनी बताता है जून शांत हो जाओ, तुम्हारी हार्ट रेट 168 से भी अधिक हो गई। जून अपने मन में सोचता है नहीं मैं इसके लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं हूँ। फिर जून स्वरा एक साथ ही कहते हैं मुझे माफ करे, मुझे माफ करे। फिर दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि दोनों एक साथ ही कहते हैं। स्वरा पूछती है जून से आप माफी क्यों मांग रहे हैं डॉक्टर। स्वरा बताती है जब मैं आपसे पहली बार मिली तो दुर्व्यवहार किया इसलिए मैं माफी चाहती हूँ। जून बताता है कोई बात नहीं, तुम अपनी बीमारी के लिए बहुत चिंतित थी इसलिए ऐसा हुआ और मुझे माफ कर दे, तब मैंने आपसे फ्रेंडली नहीं रहा इसलिए। फिर स्वरा उसे देखकर सोचने लगती है और सीन पास्ट में जाता है। उस दिन जब स्वरा और मैनेजर को जून ने अपने क्लिनिक से निकाल दिया था। स्वरा गुस्सा करते हुए कहती है क्या बकवास है। वह सोचता है कि वह बहुत अच्छा है, आखिर उसने मुझे अपने क्लिनिक से क्यों निकाल दिया, मैंने तो उसकी बस तारीफ की थी। मैनेजर बताता है स्वरा क्या आपको लगता है कि वह स्मार्ट है और अच्छा है क्योंकि वह एक डॉक्टर है। स्वरा गुस्सा करते हुए कहती है मैनेजर अच्छा होने या पढ़ाई करने की किसे परवाह है, इस संदेह में जानती हूँ कि वह एक डॉक्टर है। और इधर मैनेजर को भी पसीना छूट रहा होता है। स्वरा के गुस्से को
देखकर स्वरा मैनेजर से पूछती है, आपको लगता है कि मुझे नहीं पता? मैं उसके कैरेक्टर के बारे में बता रही हूँ, क्या तुमको उसका कैरेक्टर जानते हो? मैनेजर बताता है, लोग अक्सर दूसरे लोगों की पर्सनालिटी को आते हैं क्योंकि उनको लगता है सामने वाले लोगों की पर्सनालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और इधर स्वरा उस पर जोर जोर से चिल्लाती है। फिर से सीन प्रेजेंट में आता है। स्वरा अपने मन में सोचती है, मैंने सोचा था जुन अपने परिवार के सहयोग से एक अच्छा डॉक्टर बना, लेकिन मैनेजर ने जो कहा, जुन अपनी माँ की बीमारी के कारण जुन ने अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई छोड़ दी और इस क्लिनिक में काम करने लगा ताकि वह अपनी माँ की बीमारी को ठीक कर सके। फिर से वह दोनों एक साथ ही सांस छोड़ती और इसे देखकर यह दोनों फिर से हैरान हो जाते हैं। जून बताता है, सॉरी मैं किसी भी चीज के लिए चिंतित नहीं हूँ। पीछे से रॉनी बताता है, जून आपकी हार्ट रेट बहुत तेजी से बढ़ रही है। स्वरा बताती है, बकवास, हाँ मुझे समझ नहीं आता कि मैं इतनी चिंतित क्यों हूँ। फिर वह दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं और बाहर से मैनेजर भी सोचता है, अंदर से इतनी हंसने की आवाज क्यों आ रही है। स्वरा बताती है, नहीं आप कड़ी मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मैं किस तरह आपको धन्यवाद दूंगी। इसलिए डॉक्टर, मैं अपनी इच्छा व्यक्त करने के लिए तुमको एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। जून हैरानी से सोचता है अपने मन में, एक गिफ्ट? और इस सीन में हम लोग देखते हैं स्वरा एक लिफाफों को निकालती है, जून को देने लगती है और बताती है, मैं इस चीज से तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। जून मना करते हुए बताता है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, मैनेजर ने इलाज के सारे खर्चे पहले से ही दे दिए हैं। स्वरा बताती है, यह कोई मेडिकल बिल के लिए नहीं है, बल्कि यह तो मेरा इलाज जल्दी करने के लिए है, और यदि डॉक्टर समय पर बीमारी का पता नहीं लगाता तो शायद यह कैंसर में बदल जाता। जून बताता है, मैं बस वही कर रहा हूँ जो मुझे एक डॉक्टर के रूप में करना चाहिए। स्वरा अपने मन में सोचती है, ना समझ अपने मन की बात तुमको बताने का यही एकमात्र तरीका है जो मैं जानती हूँ। जून अपने मन में सोचता है, उसे देखकर वह उनमें दिलचस्पी ले रही है। मैं एक मैन हूँ, इसलिए मैं यह नहीं कह सकता कि मैं उसके प्रति अट्रैक्ट नहीं हूँ, लेकिन और इधर स्वरा अपने मन में सोचती है, लालच है क्या मैं मान लूँ कि यह थोड़ी जल्दी है। जून बताता है, मुझे माफ करें, मुझे अब भी लगता है कि यह सही नहीं है, तो मैं आपकी ग्रेटफुलनेस स्वीकार नहीं करूँगा। जून अपने मन में सोचता है, मैं किसी मशहूर अभिनेता के साथ डेट करने के लिए क्वालिफाइड पर्सन नहीं हूँ। सच यह है तो किसी को डेट करना मेरे लिए बहुत महंगा है। स्वरा अपने मन में सोचती है, डॉक्टर सचमुच स्पेशल है, जैसा मैंने सोचा था उसने वैसे ही अस्वीकार कर दिया। फिर स्वरा और जून हाथ मिलाते हैं और स्वरा बताती है, हर चीज के लिए धन्यवाद डॉक्टर। जून बताता है, ट्रीटमेंट प्रोसेस के बाद आपको स्वास्थ्य के लिए आपको भी बधाई देता हूँ, स्वरा स्वस्थ रहें। फिर मैनेजर वहाँ पर आता है और कहता है, मैं वास्तव में आपको हर चीज के लिए धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर। जून बताता है, नहीं कोई बात नहीं। फिर स्वरा वहाँ से चली जाती है और पीछे से जून बाय बाय करता रहता है। रॉनी बताता है, तुम अचानक कितना शांत क्यों हो गए? जून बताता है, मुझे आश्चर्य है, क्या कभी कभी मुझे लिटिल स्वीट सा महसूस होता है। और इधर हम लोग देखते हैं स्वरा को, वह उदास बैठी होती है। मैनेजर उसे देखकर अपने मन में सोचता है, वह आज बहुत शांत है, कुछ हुआ है क्या? अभी से क्या पता क्या हुआ है। फिर हम लोग देखते हैं जून अपना काम कर रहा होता है और उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है स्वरा का। स्वरा उसमें बताती है, मैं इस एहसान का बदला चुकाने का वादा करती हूँ, जिसे देखकर जून एक छोटा सा स्माइल देता है। फिर वहाँ से सीन चेंज हो जाता है और हम लोग देखते हैं जून के सीनियर को जो कुछ खा रहा होता है। रॉनी जून को बताता है, डॉक्टर ली के शरीर में बड़ी मात्रा में डोपामिन्स निकल रहा है। फिर हमें डोपामिन्स के बारे में बताया जाता है, यह एक ऊर्जा प्रेरणा को प्रभावित करता है। फिर वह अपना खाना रोककर सीनियर जून से पूछता है, तुम जानते हो कि मैं किम स्वरा को कितना पसंद करता हूँ? तुमने मेरे लिए ऑटोग्राफ भी क्यों नहीं मांगा? मैं तुम्हें कोई इम्पॉसिबल काम नहीं करने के लिए कहा, बस एक ऑटोग्राफ ही तो था। सीनियर बताता है, तुमको स्वरा से इस बच्चे से मिलाना चाहिए था। जून बताता है, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया, मैं उसे यूं ही नहीं मिला, मुझे उसकी जांच और इलाज करना था। सीनियर बताता है रोते हुए, तुमने क्लिनिक में क्यों नहीं रोका? तुम्हें क्लिनिक में रुकना चाहिए था। जून बताता है, मैं सचमुच नहीं जानता कि अब तुम
उसे कितना पसंद करते हो? क्या मुझे उससे ऑटोग्राफ मांगनी चाहिए थी? सीनियर अपने कप को पटकते हुए कहता है, ऑटोग्राफ या जो भी कुछ भी है, तुमने टीवी पर जो देखा उसके अनुसार वह लिटिल कोल्ड दिखती है, लेकिन उसका पर्सनैलिटी बहुत अच्छा है। जून बताता है, हाँ ठीक है, ऐसा लगता है जैसे वह कोल्ड पर्सन वाली किसी व्यक्ति की तरह दिखती है। जून अपने मन में सोचता है, समस्या यह है कि वह बहुत कोल्ड है, वह कम बोलती और वह सीधी भी है। सीनियर बताता है, लगता है तुमको इस बारे में नहीं पता कि किम सोरा ने एक हॉस्पिटल को डोनेट दिया। जून हैरानी से सोचता है, एक हॉस्पिटल को डोनेट दिया? सीनियर बताता है, हाँ, जाहिर तौर पर उन्होंने एक प्रसिद्ध ब्रांड के साथ सिंगिंग कॉन्ट्रैक्ट किया और कॉन्ट्रैक्ट से मिलने वाले आधे धन को एक विश्वविद्यालय हॉस्पिटल में गरीबों के इलाज के लिए दान दे दिया। सीनियर बताता है, उसका नाम, फिर उसे उसका नाम याद आता है और बताता है उस हॉस्पिटल का नाम सुंगयुन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है, जहाँ पर तुम्हारी माँ भी है। जून इसे सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, सुंगयुन हॉस्पिटल क्या नहीं? फिर उसे याद आता है कि किम सोरा का भेजा हुआ मैसेज। फिर वह सीनियर से पूछता है, कृपया मुझे फोन करने की अनुमति दे। जून बाहर आकर मोबाइल पर चेक करने लगता है। ऑनलाइन उसे एक आर्टिकल दिखता है, किम सोरा ने सुंगयुन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल को दान दिया। अभिनेत्री किम सोरा ने गरीब बीमारी से पीड़ित रोगियों के इलाज के लिए दान दिया। जून अपने मन में सोचता है, उन्होंने वास्तव में उस हॉस्पिटल को दान दिया जहां मेरी माँ थी। फिर जून अपने सीनियर के पास आता है और उसकी हालत कुछ अच्छी नहीं होती है। सीनियर उससे पूछता है, क्या गलत है? जून उसे अपना मोबाइल दिखाता है, जिसे देखकर सीनियर कहता है, हॉस्पिटल के न्यूरोलॉजी विभाग में सीरियस डिजीज बीमारी वाले सभी रोगियों के लिए दान करें। सीनियर पूछता है, क्या यह अच्छा है? जून बताता है, मुझे लगता है। सीनियर बताता है, बहुत खूब, बधाई हो लड़के। हम लोग देख उसकी मुंह का सारा खाना जून के चेहरे पर लग जाता है और सीनियर उसके चेहरे को साफ करने लगता है और बताता है, सॉरी। सीनियर जून से पूछता है, लेकिन तुम इतने सूखे क्यों दिख रहे हो? क्या यह अच्छी खबर नहीं है? जून बताता है, मैं सोच रहा हूँ कि क्या मैं इसे स्वीकार कर सकता हूँ। सीनियर जून से कहता है, जून, आज से तुमको नौकरी से निकाल दिया गया है। जून हैरानी से पूछता है, तुम क्या कर रहे हो? सीनियर जून से कहता है, रुको, मेरी बात अंत तक सुनो, यह एक वैलिड डिस्कशन नहीं है। सीनियर बताता है, तुमको लगता है कि मैं तुमको स्पष्ट रूप से समझ नहीं पा रहा हूँ कि हम मेडिकल स्कूल के समय से एक साथ जानते हैं। तुम हमेशा कहते थे कि तुम एक डॉक्टर बनोगे जो आपातकालीन रोगियों को बचाने में मदद करेगा। सीनियर बताता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं जानता हूँ कि इंटर्नशिप के दौरान पढ़ाई में सबसे ज्यादा मेहनत तुम ही करते थे। क्या तुम जानते हो कि तुम जैसे किसी व्यक्ति को 2 साल की इंटर्नशिप छोड़ते देखकर मुझे कितना दुख हो रहा था? जून इतना सब कुछ सुनकर हैरान हो जाता है। सीनियर बताता है, तुम्हें एक गॉड चांस मिला है, तुम्हें इसे खोना नहीं चाहिए। जून बताता है, लेकिन अगर मैं चला गया तो आपके क्लिनिक में अकेले संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सीनियर बताता है, क्या तुम मुझे देखते हो? तुम्हें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं 2 और खूबसूरत डॉक्टर को नियुक्त कर लूंगा और मेरी सेल और भी बढ़ जाएगी। जून इस बात को सुनकर हंसने लगता है। सीनियर बताता है, तुम यह भी जानते हो कि अभिनेत्री किम सोरा समेत आपके सभी वीआईपी मेहमान मेरे दोस्त हैं। सीनियर बताता है, अगर तुम अभी भी मेरे प्रति आभारी हो तो तुम इस बिल का भुगतान कर सकते हो। हम लोग देखते हैं, इतना सारा बातें सुनकर जून भावुक हो जाता है और अपने सर को नीचे कर रोने लगता है। फिर वहाँ से सीन चेंज होता है। हम लोग देखते हैं, जॉन सीनियर को एक टैक्सी में बैठाता है और टैक्सी वाले से कहता है, इस एड्रेस पर उन्हें छोड़ देना। सीनियर कहता है, तुम मेरे घर पर चलो। जून बताता है, नहीं, मैं नहीं जा सकता, वहाँ पर तुम्हारी वाइफ होगी। सीनियर कहता है, बच्चे, तुम हमेशा मेरी पत्नी को बहाना के तौर पर इस्तेमाल करते हो। जून बताता है, ठीक है, तुम्हें कल इलाज करवाना है, जल्दी से घर जाओ। यह मत भूलो कि जल्दी ही तुम्हारी भाभी भी तुम्हें बुलाएंगी। सीनियर वहाँ से जाते हुए कहता है, सेफली रहना। जून बताता है, बाद में मिलते हैं।
फिर सीरियर वहाँ से चला जाता है और जुन स्वरा की कार्ड को निकालता है और नंबर को डायल करने लगता है और थोड़ा हेजिटेट करते हुए अपने मन में सोचता है लगाऊं कि ना लगाऊं। फिर वह कॉल को लगा देता है और सामने से आवाज आता है, जिस नंबर पर आपने अभी कॉल किया है वह वर्तमान समय में अनरीचेबल है, कृपया एक संदेश छोड़ दे। फिर जुन रोने लगता है और अपने मन में सोचता है, चलो जैसा कि मैंने सोचा था, उसने फोन करने वाले का फोन नहीं उठाया। अरे एक आदमी इस तरह किसी स्टार से फोन पर बातें करने की कोशिश क्यों कर रहा है। रॉनी बताता है, जुन आप शराब के कारण एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग इमोशनल फ्लक्चुएशन से पीड़ित है। रॉनी बताता है, क्या आप चाहते कि मैं शराब पीने में मदद करूं? जुन थोड़ा हैरानी और थोड़ा ब्लश करते हुए कहता है, अभी नहीं, एक सेकेंड रुको, नहीं मैं अभी भी मानसिक रूप से तैयार नहीं हूँ। और इधर हम लोग देखते हैं स्वरा के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है और स्वरा उसे देखती है तो जुन उसमें बताता है, स्वरा आपके सहयोग से मेरी माँ को आपका योगदान प्राप्त हुआ, इसके लिए धन्यवाद। मैं अब अपनी डॉक्टरी को फिर से जारी रख सकता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। इसे देखकर स्वरा एक स्माइल देती है और फिर वहाँ से सीन चेंज हो जाता है और फिर हम लोग जुन को देखते हैं। जुन के मोबाइल पर एक मैसेज आता है। इस मैसेज में स्वरा कहती है, मैं वह व्यक्ति हूँ जिसे ग्रेटफुल होना चाहिए, आइए कभी कभी एक दूसरे से मिले। फिर जुन कहता है, रॉनी कहता है, हाँ मास्टर। जुन कहता है, अब घर चलो। तो क्या तुमने जो सीखा है उसे प्रश्न में बदल सकती हो, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। रॉनी बताता है, तुम क्या प्रश्न पूछना चाहते हो? जुन कहता है, राष्ट्रीय चिकित्सक परीक्षा DI के सर्जिकल प्राधिकरण के बारे में प्रश्न। रॉनी बताता है, मैं अभी शुरू करूंगा। जुन कहता है, अब मुझे कोई समस्या नहीं है, यह वास्तव में शुरुआत है। रॉनी पूछता है, यह निर्धारित करने के लिए कि रोगी का मस्तिष्क मृत है या नहीं क्या परीक्षण करना चाहिए? जुन बताता है, ECG सहज सर्वसंगित की जांच करें और ब्रेन स्टेम सिफिलिस का मूल्यांकन करें। और इसी तरह वह दोनों आगे चले जाते हैं। और इस सीन में हम लोग देखते हैं जुन एक बिल्डिंग के पास खड़ा होता है और बताता है, अंत में मैं वापस आ गया। फिर सीन पास्ट में जाता है। हम लोग देखते हैं जुन के पिताजी इसी हॉस्पिटल में इलाज के लिए आए होते थे जब उनका एक्सीडेंट हुआ था। फिर से सीन प्रेजेंट में आता है और जुन हम लोगों को बताता है, 5 साल पहले मेरे पिताजी की मृत्यु यहीं हुई थी और तभी से मैंने एक डॉक्टर बनने का फैसला लिया जिससे मैं मेरे पिताजी जैसे मरीजों को बचा सकूं। जुन बताता है, 2 साल से अधिक के ट्रेनिंग के बाद मैं स्पेशलाइज हुआ ट्रॉमा ट्रीटमेंट में। फिर हमें ट्रॉमा सर्जरी के बारे में बताया जाता है। यह एक ऐसा विभाग है जहां गंभीर दुर्घटनाओं के गंभीर मरीजों का गोल्डन आवर के दौरान इलाज किया जाता है। यह उन्हें सर्जरी के लिए हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया जाता है। जुन बताता है, हालांकि यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विभाग है, लेकिन इसमें नियमित इमरजेंसी सर्जरी, कंटेंट वर्क शेड्यूल, हाई वर्क इंटेंसिटी जैसी स्थितियों के कारण अधिक एम्प्लॉय नहीं है। जुन बताता है, और साथ ही एक निजी क्लिनिक खोलना भी बहुत मुश्किल है। जुन बताता है, लेकिन वे चीजें मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरा गोल पैरों के सर्जन बनना है। जुन बताता है, मैं बिना असफल के अपना गोल पूरा करूंगा। फिर हम लोग देखते हैं जुन को कुछ कदमों की आवाज सुनाई देती है। पीछे से एक डॉक्टर आते हुए कहती है, जल्दी से सामने से हटो। हम लोग देखते हैं उस पेशेंट को डॉक्टर ले जाती है जुन के सामने से। तो जुन अपने मन में कहता है, यह वैसा ही है जैसे मेरे पिताजी के साथ हुआ था। वह डॉक्टर कहती है, जल्दी से एक्सरे लें और सर्जन को बुलाओ। तभी हम लोग देखते हैं उसका पैर किसी से टकरा जाता है और वह गिर जाती है। जुन देखता है कि पेशेंट की बोतल नीचे गिर रही है तो वह जल्दी से जाता है और बोतल को कैच करता है। पीछे से डॉक्टर कहती है, मुझे दो। जुन बताता है, मैं एक इंटर्न हूँ, मुझे मदद करने दो। दूसरा डॉक्टर कहता है, जल्दी से चलो। रॉनी रोगी को देखकर स्कैन करने लगता है और बताता है जुन से, खोपड़ी और चेहरे की हड्डी फ्रैक्चर हो गई है और साथ ही फेफड़े में छेद है और पाइल्ट और ट्यूब भी फ्रैक्चर है। रॉनी बताता है, मरने का चांस 90% है। फिर हम लोग देखते हैं उस पेशेंट को 2 डॉक्टर देखने लगते हैं और इधर जुन कहता है, मरने का चांस 90%। हम लोग देखते हैं जुन के कंधों पर किसी का
हाथ पड़ता है और वह डॉक्टर पूछता है यार तुमने अभी अभी क्या कहा। जून बताता है कुछ नहीं। वह डॉक्टर बताता है अब हम लोग यहाँ से हर चीज का ख्याल रखेंगे। हम लोग देखते हैं डॉक्टर अंदर चला जाता है और बाहर जून खड़ा होता है। फिर डॉक्टर पेशेंट को देखकर कहता है चेहरे की हड्डी टूट गई है और बाई लंग्स में छेद हो गया है और किडनी स्टमक को डैमेज दे रही है और साथ ही पाइल्स भी टूट गया है। फिर डॉक्टर को कुछ याद आता है और कहता है उस लड़के ने जो कहा था खोपड़ी और चेहरे की हड्डी फ्रैक्चर, पाइल्स और ट्यूब फ्रैक्चर। फिर डॉक्टर शॉक हो जाता है और कहता है उस लड़के की जांच बिल्कुल ही जैसे सीटी स्कैन में बता रहा है। फिर डॉक्टर बताता है मैं नहीं जानता कि वह किस तरह का पर्सन है, लेकिन उन्होंने कहा कि वह एक इंटर्न थे, इसलिए मुझे लगता है कि जब वह कोई पैशन चुनेगा तो हम दोबारा मिलेंगे। हम लोग देखते हैं एक बूढ़ी औरत को रोते हुए और यह उस पेशेंट की रिलेटिव होती है। जून उस महिला को रोते हुए देखकर रॉनी से पूछता है रॉनी पेशेंट के जीवित रहने की कितनी संभावना है। रॉनी बताता है जीवित रहने की संभावना 10% से भी कम है। तभी जून के पीछे से कोई बुलाता है जून तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जून पीछे मुड़कर उस पर्सन को देखता है। फिर हमें उस पर्सन का नाम बताया जाता है ली कॉन्सू। फिर एक और पर्सन बताता है वो यह वास्तव में तुम हो जून, वह पर्सन जो भाग गया था। जून बताता है ली सॉन्ग बताता है हे भगवान बस इस आदमी के चेहरे की चमक तो देखो। मैंने सुना है कि तुम हर जगह सिर्फ लेजर ट्रीटमेंट के लिए पैसा खर्च करने के लिए गए थे, जो लेजर तुमको और अधिक खूबसूरत बनाता है। जून अपने मन में सोचता है इसका व्यवहार पहले जैसा ही है। जून बताता है निश्चित रूप से तुम दोनों 3rd ईयर के स्टूडेंट होंगे। ली गॉन्सुक पूछता है तुमको हॉस्पिटल क्यों जाना पड़ा, उसके बाद तुम ऐसे गायब क्यों हो गए, मानो कि तुम कभी वापस ही नहीं आओगे। जून बताता है मैं इस महीने की शुरुआत में दोबारा हॉस्पिटल जाऊंगा। ली गॉन्सुक कहता है क्या। ली सॉन्ग बताता है मैंने क्या सुना, तो क्या तुम एक इंटर्न स्टूडेंट बनकर वापस जाओगे। ओह यह बिल्कुल नई खबर है। ली गॉन्सुक कहता है तुम क्या सोच रहे हो। ली सॉन्ग बताता है ऐसा बिल्कुल नहीं है कि तुम भाग जाओगे जबकि तुमने अभी भी अपनी इंटर्नशिप पूरी नहीं की है, इसलिए मुझे यकीन है कि तुम्हारा स्किल त्वचा विज्ञान क्लिनिक के बराबर नहीं है। क्या तुमको नहीं लगता कि इसलिए तुम एक इंटर्न के रूप में वापस आए हो। जून बताता है मुझे लगता है कि हॉस्पिटल में हाल ही में एक पशु चिकित्सक विभाग खुला है। ली सॉन्ग पूछता है तुम्हारा क्या मतलब। जून बताता है खैर मेरे कानों में कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही है। ली सॉन्ग गुस्सा करते हुए कहता है क्या। ली गॉन्सुक कहता है मैंने तुमको पास्ट के लिए माफ कर दिया क्योंकि हम दोनों एक ही ईयर में थे, लेकिन आगे से तुम्हें हमारा सम्मान करना पड़ेगा क्योंकि तुम अभी भी इंटर्न हो और हम 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं। जून बताता है मैं बस एक निजी मामले के लिए हॉस्पिटल से बाहर गया था और वापस आ गया, बिल्कुल कुछ नहीं बदला। फिर जून अपने मन में सोचता है यदि कोई चीज बदली है तो वह केवल एक चीज है, यह वह समय था जब मेरे पास रॉनी था। जून वहाँ से जाते हुए कहता है मैं बिजी हूँ, मुझे जाना होगा। ली सॉन्ग गुस्सा करते हुए कहता है अच्छा उस बेवकूफ ने मुझे अभी अभी कुत्ता कहा, मैं कसम खाता हूँ। ली सॉन्ग पीछे अपने दोस्त को देखता है और कहता है यह तुम किस बात पर मुस्कुरा रहे हो। ली गॉन्सुक कहता है वह दिन निश्चित रूप से आएगा जब हम एक दूसरे से दोबारा मिलेंगे, इसलिए बस इंतजार करो और देखो जून। फिर हम लोग देखते हैं जून एक चीज लिए हुए कहता है ओ माय गॉड। जून बताता है यह सिर्फ पहला शर्त है और इसकी शुरुआत एक स्टेजफुल न्यूरोलॉजिस्ट विज्ञान विभाग से हुई है। जून बताता है जरूर मैं भी इससे उबर सकता हूँ, निश्चित है केवल ली सॉन्ग मेरे लिए वहाँ पर होगा। जून बताता है नए डॉक्टर को इंटर्न चयन अवधि के मानकों को पूरा करते हैं, उन्हें आमतौर पर हॉस्पिटल में काम शुरू करने से पहले 4 दिन का ऑथराइजेशन से गुजरना पड़ेगा। हम लोग देखते हैं जून क्लास में बैठा होता है और अपने मन में सोचता है 2 पीरियड इमरजेंसी क्लास के लिए और 2 पीरियड यॉनजॉन हॉस्पिटल के लिए। जून अपने मन में सोचता है सबसे खराब शेड्यूल संभव है, लेकिन कम से कम बहुत कुछ सीख सकता हूँ, इसलिए यह वास्तव में काफी ठीक है। जून अपने मन में सोचता है रॉनी के साथ मैं उस सपने तक भी पहुँच सकता हूँ जो मैंने खो दिया था, जो कि एक डॉक्टर बनने का है। फिर उसका दूसरा पीरियड में बताया जाता है प्रैक्टिकल प्रेमेसी ट्रेनिंग प्रक्रिया गंभीर रूप से शुरू होता है। नसों से खून कैसे लिया जाए इस पर हमारा एक अध्याय शर्त था। फिर उसके तीसरे पीरियड में CPR देना होता है। डॉक्टर उन लोगों को ट्रेनिंग करते हुए बताता है 30 बार सीने को दबाओ और 2 बार सांस दो। फिर हम लोग देखते हैं जून के 3 पीरियड खत्म हो जाते हैं और फिर चौथे
पीरियड की बारी आती है जिसमें नाक में गैस्ट्रिक ट्यूब डालने का अभ्यास होता है। फिर हमें नागोस्टिक ट्यूब के बारे में बताया जाता है, एक ट्यूब जो तरल पोषक तत्व प्रदान करने के लिए भोजन को नाक से पेट तक ले जाती है। फिर एक डॉक्टर स्टूडेंट को बताता है, जब तुम किसी मरीज में गैस्ट्रिक ट्यूब को डालते हो तो तुमको एक यह जानना होगा कि यह कितना दर्दनाक है, ताकि तुम इसे जल्दी से और बेस्ट तरीके से कर सको। हम लोग देखते हैं प्रोफेसर जून को और एक लड़की को बुलाता है और कहता है तुम दोनों इसकी प्रैक्टिस करो। हम लोग देखते हैं वह लड़की ट्यूब के लिए जून से कहती है मैं ट्यूब को डालने जा रही हूँ। हम लोग देखते हैं ट्यूब डालते समय वह लड़की ट्यूब को अच्छे से नहीं डाल पाती है तो जून को कुछ दर्द होने लगता है। पीछे से प्रोफेसर कहता है यदि यह अच्छे तरह से नहीं अंदर नहीं जाता है तो तुमको मुंह खोलने और जांच कर दो क्या ट्यूब उलझी हुई तो नहीं है। फिर वह लड़की जून से कहती है कृपया तुम अपना मुंह खोलो। रॉनी जून से पूछता है क्या मुझे तुम्हारी छींक और मुंह बंद करने से रोकना चाहिए। फिर हम लोग देखते हैं नोटिफिकेशन आता है अस्थायी रूप से तुम्हारी गैग रिफ्लेक्स को बंद कर दिया गया है। इसके बाद जून शांत हो जाता है और वह लड़की खुश हो जाती है और कहती है मैंने ये कर दिखाया। प्रोफेसर बताता है बहुत अच्छा, इंस्टॉलेशन के बाद तुमको स्थिर होना चाहिए। यह पुष्टि करने के लिए पेशेंट की दिल की धड़कन को सुनना चाहिए कि ट्यूब त्वचा से चल रही है या नहीं। वह लड़की कहती है हाँ प्रोफेसर। जून अपने मन में सोचता है रॉनी ने मेरी उल्टी करना भी बंद कर दिया तो क्या इसका मतलब है कि यह ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम को भी कंट्रोल कर सकता है। फिर वह लड़की कहती है अब मैं दिल की धड़कन सुनूंगी। जून अपने मन में सोचता है पिछली बार उसने दृष्टि में सुधार करने के लिए मेरे सीवियर बॉडी को मजबूत किया था और इस बार उसने मेरी उल्टी प्रक्रिया को भी रोक दिया। फिर वह लड़की कहती है कृपया आराम से सांस लें। जून अपने मन में सोचता है रॉनी की लिमिट्स कहाँ है। फिर वह लड़की उसके सामने आ जाती है और उसका हार्ट बीट चेक करने लगती है और कहती है ऐसा लगता है कि तुम इसकी आवाज से अनकंफर्टेबल हो। जून बताता है नहीं मैं ठीक हूँ। फिर जून की बारी आती है ट्यूब डालने की। वह लड़की कहती है मैं तैयार हूँ, आगे बढ़ो और तुम ट्यूब को डाल सकते हो। जून बताता है तुमको उस तरह से अपनी नाक फुलाने की जरूरत नहीं है। रॉनी पूछता है जून से क्या तुम चाहते हो कि मैं किसी और की भी रिफ्लेक्सेस को रोकने का प्रयास करूं। ऐसा करने के लिए तुम्हें शरीर का हिस्सा उस लड़की से छूना होगा। जून अपने मन में सोचता है मैं चीटिंग नहीं कर सकता। रॉनी की एबिलिटी का इतना जल्दीबाजी में यूज नहीं करना है। जून बताता है रॉनी से नहीं इस बार नहीं। रॉनी बताता है जून से मैं तुमको उसे एक स्कैन का यूज करने का निर्देश दूंगा। जून बताता है बस निर्देश ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं रॉनी के स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है पेट के निचले हिस्से तक पहुंच गया है ट्यूब। हम लोग देखते हैं जून ने बहुत ही जल्दी ट्यूब को डाल दिया होता है। फिर रॉनी उसे बताता है ट्यूब को एक विशेष चिपकाने वाली टेप से उसके नाक पर बांध दो और ट्यूब को ठीक करने के लिए स्टिकर का यूज करें ताकि नार्कोस्टिक ट्यूब बाहर ना गिरे। और हो गया। हम लोग देखते हैं वह लड़की अपने मन में सोचती है यह इनक्रेडिबल था, बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। प्रोफेसर जून को बताता है अच्छा काम किया, तुमको ट्रेनी बनने हुए कुछ समय हो गया है और तुम पहले से ही बेसिक बातें जानते हो। जून बताता है बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर। और वह लड़की अपने मन में सोचती है उसके पास वास्तव में कुछ स्किल है। मुझे आश्चर्य है कि उसके पास इतना अनुभव कैसे है। इस सीन में हम लोग देखते हैं जून अपने पिछले बातों को याद करता है और पूछता है रॉनी तुम कब से इस प्रकार की चीजें करने में सक्षम हो गए। रॉनी बताता है मैं लोकल एनेस्थीसिया कर सकता हूँ क्योंकि मेरे और आपके न्यूरल नेटवर्क के बीच सिंक्रोनाइजेशन गति बढ़ गई है। रॉनी बताता है हालांकि फिजिकल कॉन्टेक्ट के माध्यम से दूसरे के न्यूरल नेटवर्क को इन्फ्लुएंसिंग करने की फैसिलिटी साबित करने के लिए कोई डेटा नहीं है, लेकिन मेरी भविष्यवाणी के अनुसार वह हाइपोथेसिस अभी भी संभव है। जून अपने मन में सोचता है लोकल एनेस्थीसिया और अन्य लोगों के न्यूरल नेटवर्क को इन्फ्लुएंस करता है। रॉनी की एबिलिटी सचमुच अमेजिंग है लेकिन थोड़ा डरावना भी। जून अपने मन में सोचता है अगर रॉनी इस तरह से मेरे शरीर को कंट्रोल कर सकता है तो क्या रॉनी चाहे तो मेरे शरीर का पूरा कंट्रोल भी ले सकता है। रॉनी बताता है जून मैं आपकी अनुमति के बिना आपके न्यूरल नेटवर्क को मनमाने ढंग से कंट्रोल नहीं करूंगा, तुमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जून बताता है यह सही है। अंत
में हम दोनों ही हैं। हालांकि यह नींद का एक छोटा सा क्षण था, फिर भी मुझे तुम पर शक करने के लिए खेद है। रॉनी बताता है कोई बात नहीं, मनुष्य के जीवित रहने की उच्च क्षमता के लिए शक करने का एक बेसिक डिफेंस है। जून वहाँ से जाते हुए कहता है मैं रॉनी पर भरोसा करूंगा। जून बताता है हम लोग को नागोस्टिक ट्यूब को प्रैक्टिस करने अभ्यास के बाद इंटर्न स्टूडेंट ने मुझे काफी व्यस्त कर दिया। वे मेरे करीब आने लगे और सब कुछ पूछने लगे। फिर हम लोग उस लड़की को देखते हैं जिसका नाम होंग होंग होता है और वह उनसे कहती है मुझे माफ करे सीनियर, मैंने आपको बहुत पीड़ा दिया था। जून बताता है कोई बात नहीं, अगली बार से अच्छे से करना। होंग बताती है सीनियर, न्यूरोसर्जन विभाग में यह आपका पहला टर्म है। जून बताता है यह सही है। होंग बताती है मैं भी। होंग बताती है यह वास्तव में इतना कंफर्टेबल नहीं है। जून पूछता है क्यों नहीं। होंग बताती है कि न्यूरोसर्जन कठिन भागों में से एक भाग है। जून बताता है थोड़ा कठिन तो ठीक है, लेकिन अब मुझे चिंता इस बात की है कि वहाँ एता है। होंग बताती है कुत्ता, मैं बहुत बड़ी कुत्तों की प्रेमी हूँ। जून बताता है उसे को पसंद करना कठिन है, यह बिल्कुल भी प्यारा नहीं है। जून बताता है हमने ओरिएंटेशन के 4 दिन पूरे कर लिए हैं और हमें वर्किंग डिपार्टमेंट में भेज दिया गया है। हम लोग देखते हैं एक डॉक्टर जून और उसके दोस्तों को बताता रहता है जिस विभाग में हम काम करते हैं वहाँ उम्र में कोई भेदभाव नहीं करता। तुमको रेसिडेंट इंटर्न की बातें बेहतर ढंग से सुननी चाहिए। फिर हम इसका नाम बताया जाता है, इसका नाम होंसुंग होता है। होंसुंग पूछता है क्या तुम समझ रहे हो? वो लोग कहते समझ गए। होंसुंग बताता है सबसे पहला हम प्रत्येक व्यक्ति को डिटरमिनिंग निर्धारित करेंगे। ऑपरेटिंग रूम में सारे लोग और एग्जामिनेशन एरिया में 2 लोग। होंसुंग बताता है बेशक सिलेक्शन इंटर्नशिप और टॉप स्टूडेंट की इच्छाओं पर आधारित होगा, हालांकि मैं हर किसी की मदद करूंगा। होंसुंग बताता है होंग और सोंग वेरिकुलस एरिया में। होंसुंग बताता है किम चेसोइंग स्पाइनल एरिया में और जो योगी मोंग हांग मुंजन और हुफेंग प्रैक्टिस करने के क्रम में हैं। होंग बताता है यू सांगसु और जून एग्जामिनेशन एरिया में हो। फिर हम लोग कुछ देर पहले का सीन देखते हैं। ली सोंग बताता है याद रखो तुमको जून को एग्जामिनेशन एरिया में भेजना होगा। होंसुंग बताता है मेरे अनुसार। ली सोंग बताता है दोबारा मत पूछो, उस मूर्ख को कुछ शिक्षा की जरूरत है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है और होंसुंग अपने मन में सोचता है ली सोंग को कहते हुए सुना कि वह एक ऑड पर्सन है, लेकिन ली सोंग मेरे खिलाफ नहीं है। और इधर हम लोग जून को देखते हैं। जून अपने मन में सोचता है एग्जामिनेशन एरिया, यह जितना कठिन होगा मैं उतना ही अधिक सीखूंगा। मैं भी ऑपरेटिंग रूम में अभ्यास करना चाहता हूँ, लेकिन एग्जामिनेशन एरिया में मेरे लिए सीखने के लिए और भी चीजें होंगी, इसलिए यहाँ भी बेहतर है। फिर वहाँ एक सीनियर डॉक्टर आता है और पूछता है क्या इंटर्न्स के कार्यों का डिवीजन हो गया? होंसुंग बताता है हाँ यह सब हो गया। फिर हमें इस डॉक्टर का नाम बताया जाता है न्यूरोसर्जन प्रमुख विभाग किम। फिर डॉक्टर कहता है फिर कड़ी मेहनत करना। जून अपने मन में सोचता है ऐसा लगता है कि न्यूरोसर्जन विभाग में इंटर्नशिप के पहले दिन प्रोफेसर से मिलने की प्रथा है। जून उस डॉक्टर के सामने झुकते हुए कहता है नमस्ते, मैं जून हूँ जिसे एग्जामिनेशन एरिया में नियुक्त किया गया है। डॉक्टर कहता है ठीक है, इसे आजमाओ। रॉनी जून को बताता है मैंने दूसरों की ओर से अचानक भावनात्मक परिवर्तन देखा है, इस भावना को असंतोष कहा जाता है। जून अपने मन में सोचता है ली सोंग को सोचते हुए वह कमीना वह निश्चित रूप से एक खिलाड़ी है। जून अपने मन में सोचते हुए कहता है यदि किसी को मेरी स्थिति का पता नहीं तो असंतुष्ट होना स्वाभाविक है, इस पर ध्यान मत दो। अब मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा और आगे बढ़ूंगा। फिर वह जोर से डॉक्टर से कहता है हाँ मुझे अपनी पूरी कोशिश करनी होगी। डॉक्टर कहता है वो बढ़िया है। फिर हम लोग एग्जामिनेशन एरिया में देखते हैं। हांजुन बताता है दूसरे उपचार में सहायता के लिए तुमको जो करने की आवश्यकता है वह सब कुछ लिखा है और रोगी के मेडिकल रिकॉर्ड अंदर जो कुछ भी है उसे भरना है। हांजुन बताता है यदि कोई समस्या आती हो तो तुरंत मुझे कॉल करना और कोई समस्या उत्पन्न मत करना। हम लोग देखते हैं पीछे से एक नर्स जून को देख रही होती है और अपने मन में सोचती है क्या यह एक इंटरनल डॉक्टर काफी लंबा और अट्रैक्टिव है, और अपने मन में सोचती है इंटरनेट के लिए क्या करना पॉसिबल होगा। वह निश्चित रूप से रोएगा और
मुझसे मदद मांगने के लिए दौड़ेगा और अपने मन में सोचती है वह आ रहा है, वह आ रहा है। जून उसके पास जाकर कहता है हेलो टीचर, मैं जून हूँ, न्यूरोसर्जन विभाग में एक नया इंटर्न। फिर वहाँ नर्स अपनी एक आँख खोलती है और उसे देखती है और वहाँ से जाते हुए कहती है खैर इसके बारे में सोचते हुए यह पहले से ही मर्च है, यह समय बहुत कठिन होगा, है ना। जून उसे देखते हुए अपने मन में सोच न्यूरोसर्जन नर्स ब्रेन इंजरी पेशेंट के सभी रोगियों के साथ काम करती हैं, इसलिए वे मेडिकल एरिया के सभी काम पूरी तरह से संभाल सकती हैं। जून उसे देखते हुए अपने मन में सोचता है समस्या यह है कि केवल दृढ़ इच्छा वाले लोग ही यहाँ काम करना जारी रख सकते हैं। हम लोग नर्स को देखते हैं। नर्स अपने मन में सोचती है यदि तुम्हें कुछ सीखना चाहते हो तो तुमको मुझे ध्यान से देखना चाहिए। जून बताता है मिस गैस्ट्रिक कैथोसिस कहाँ है और इन सिरिंज भी। नर्स बताती है यहाँ। जून बताता है धन्यवाद। फिर एक नर्स और दूसरी नर्स से पूछती है क्या हो रहा है, तुम निश्चित हो कि वह मरीज के लिए परेशानी का कारण नहीं बनेगा। नर्स कहती यदि ऐसा होता तो वह रुक जाता, मुझे यकीन है कि उसका केवल एक ही फेस है इसलिए वह इतना यूजफुल है। हम लोग देखते हैं एक बूढ़ी औरत को जो जून से कहती है तुम एक नए डॉक्टर की तरह दिखते हो, कृपया मेरे बुढ़ापन का ख्याल रखना, मुझे और अधिक कष्ट ना होने देना। जून बताते हैं हाँ कृपया चिंता ना करें। हम लोग देखते हैं रॉनी जून को एक यूरल हेमाटोमा से संबंधित दस्तावेज दिखाने लगता है। रॉनी बताता है ट्यूटोरियल चालू करो। जून बताता है मुझे यकीन है कि मैं दर्द नहीं दूंगा। वह पेशेंट बोलती है ए भगवान, नया डॉक्टर न केवल मुंह बंद रखता है बल्कि दिखता भी अच्छा है। फिर हम लोग देखते हैं जून उस औरत की सर्जरी करने लगता है। हम लोग देखते हैं पीछे वह दोनों आपस में बात करती हैं। उससे जितना मैंने सोचा था उससे कई बेहतर कर रहा है। दूसरी नर्स कहती है क्या वह सचमुच एक ट्रेनी है। जून उन नर्स से बताता है नर्स क्या आप मेरे लिए हेपरिन युक्त स्लाइस ला सकती हैं। नर्स कहती है हाँ ठीक है। जून पूछता है नर्स मुझे इस मरीज के साथ सबसे अच्छा क्या करना चाहिए। नर्स बताती है खैर बेहतर होगा कि तुम बाएं हाथ पर तरल पदार्थ डालो, हालांकि हम दाहिनी ओर से लगातार संचारण कर रहे हैं। हम लोग देखते हैं पीछे से हेड नर्स अपने मन में सोचती है वह नर्स से मरीज से जुड़ी बातें पूछ रहा है। इसका मतलब है कि तुम जानते हो कि मरीज की स्थिति को नर्स से बेहतर तुम नहीं समझ सकते हो। एक नई ट्रेनी के साथ दृढ़ इच्छा वाला एक युवा नर्स। हेड नर्स अपने मन में सोचती है लेकिन खुद के लिए दृढ़ इच्छा रखने के लिए उन्होंने काम में अपने कौशल का बहुत स्किल से उपयोग किया। जून पूछता है क्या तुम अपने सेटलर वेनस कैथेटर को गैस्ट्रेटिक से बदलने की योजना बना रही हो। नर्स बताती है हाँ। जून बताता है मुझे इस मरीज की देखभाल करने दीजिए। नर्स बताती है ओ सचमुच। जून बताता है हाँ कृपया मुझे बताएं, मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत काम करना होगा। पीछे से हेड नर्स अपने मन में सोचती है ऐसा लगता है कि इस बार का नया व्यक्ति काफी दयालु है। फिर हमारा सीन चेंज होता है। हम लोग देखते हैं मानसून और लीसोंग को। मानसून बताता है तुमको क्या लगता है कि वह किसकी देखभाल कर रहा होगा। लीसोंग बताता है रुको, मुझे लगता है कि वह अपना काम खत्म कर चुका होगा। लीसोंग बताता है डॉक्टर हानसुन, इसलिए तुम यहाँ खड़े हो और यह सब देख रहे हो, क्या तुमको नहीं लगता कि तुम मेरी विजिलेशन नहीं खो सकते। लीसोंग बताता है वैसे भी बस वहाँ जाओ, तुम इंटर्न की जिम्मेदारी पर हो, इसलिए बस नियमों का पालन करो। अर्जुन को केवल इसलिए प्रमोट ना होने दो कि वह बड़ा है और बड़ा। हानसुन बताता है लेकिन जुन तुम्हारा सीनियर है, ऐसा नहीं लगता कि तुम बुरे व्यक्ति हो। लीसोंग बताता है अरे बस उसे जुन कहो, तुम अभी मेन इंचार्ज हो और वह व्यक्ति एक इंटर्न है। लीसोंग बताता है और तुम सोचोगे कि एक व्यक्ति जिसने 6 साल तक एक ही स्कूल में पढ़ाई की हो वह तुमसे बेहतर कैसे हो सकता है। हानसुन बताता है बेशक यह एक डॉक्टर है। लीसोंग बताता है यह सही है, बेशक मैं आपसे बेहतर जानता हूँ। लीसोंग अपने मन में सोचता है यह जानते हुए कि उसके जैसा आदमी को अच्छे कोरिया हॉस्पिटल में काम नहीं मिल सका। लीसोंग बताता है ठीक है तो जल्दी से नीचे जाओ। हानसुन नीचे आ जाता है और देखता है जुन को किसी से बात करते हुए। अपने मन में सोचता है क्या यह एक बेवकूफ इंटर्न है। फिर उसे गुस्सा आता है और जुन के पास जाकर कहता है मैंने आपसे मेडिकल रिकॉर्ड की निगरानी करने के लिए और रोगी की मदद करने के लिए कहा था, क्या मैंने तुमको
नर्स से बात करने के लिए कहा था। तुम अपने पहले दिन क्या करने जा रहे हो? मैं 1 घंटे के लिए बाहर क्या गया, तो तुम अपने काम के बजाय नर्सों के साथ बात कर रहे हो। मरीज की देखभाल करो जैसे कि मैंने तुमको करने के लिए कहा गया था। पीछे से नर्स आकर उसे बताती है, मुझे लगता है कि तुमको अभी कुछ गलतफहमी हो गई। उन्होंने वह सब कुछ किया जो मेडिकल रिकॉर्ड में लिखा था। क्या सब कुछ? फिर वह मेडिकल रिकॉर्ड चेक करने लगता है और नर्स बताती है, डॉक्टर जून एक नए इंटरनल डॉक्टर बहुत अच्छा है। हानसुन अपने मन में सोचता है, यह व्यक्ति क्या है? क्या उसने सचमुच सब कुछ किया है? क्या वह त्वचा क्लिनिक में काम नहीं करता था लेकिन उसने किसी अन्य हॉस्पिटल से ट्रेनिंग प्राप्त की है? हानसुन बताता है, इंटर्नशिप में मुझे खेद है कि मैं तुम पर आखिरी बार तुम पर हंसा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इसे इतनी जल्दी पूरा कर लोगे। जून बताता है, नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि ऐसी गलतफहमियां क्यों हैं। फिर हम लोग देखते हैं रॉनी जून को बताता है, जून मुझे दर्द से कराहत एक मरीज की आवाज मिल रही है। हम लोग देखते हैं जून वहाँ से भागते हुए जाता है और पीछे से वह डॉक्टर कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? हम लोग देखते हैं जून किसी मरीज के पास आ जाता है और पूछता है, सर तुमको कैसा महसूस हो रहा है? मरीज बताता है, ओ मेरा सिर ऐसा लगता है कि जैसे कि यह फटने वाला हो। जून पूछता है, हानसुन इस मरीज के लक्षण क्या हैं? हानसुन बताता है, प्रोफेसर ने यहाँ लिखा था कि मरीज की मामले में पर्याप्त कार्रवाई की गई है। रॉनी बताता है, बाई पलक की दरार से सिकुड़न की पुष्टि है। रॉनी बताता है, कृपया रोगी की आँख की जांच करें। फिर हम लोग देखते हैं जून जल्दी से टॉर्च पेन लेता है, निकालता है और मरीज की आँख की जांच करने लगता है और कहता है, कृपया इसे देखें। जून देखता है कि पुतली का फैलाव हो रहा है। फिर वह मरीज उसे दूर करते हुए कहता है, मुझे दर्द हो रहा है। रॉनी बताता है, कृपया रोगी की गर्दन की जांच करें। जून बताता है, उसकी गर्दन की मांसपेशियां मजबूत हो गई हैं। रॉनी बताता है, कृपया मरीज की सर्जरी की तारीख जांचें। जून पूछता है, डॉक्टर हानसुन क्या आप जानते हो कि मरीज की ऑपरेशन कब हुई थी? डॉक्टर बताता है, एक वीक पहले। रॉनी बताता है, इसकी अधिकांश संभावना है कि यह एक SAH की सर्जरी के बाद बार बार होने वाली ब्लीडिंग का अनुभव हो रहा है। इस बात की बहुत अधिकांश संभावना है कि SAH को कठिन करने के लिए की गई सर्जरी के बाद इस मरीज को बार बार ब्लीडिंग का अनुभव हो रहा है। जून हैरानी से कहता है, बार बार होने वाली ब्लीडिंग? रॉनी बताता है, तुरंत CT स्कैन का अनुरोध करें। 70% रोगी को सर्जरी की आवश्यकता होती है। जून बताता है डॉक्टर से, पुतली के फैलाव, गर्दन की मांसपेशियों में तनाव और सर्जन के दिन के समान लक्षण को देखते हुए यह बार बार होने वाला ब्लीडिंग प्रतीत होता है। मुझे लगता है कि हमें पुष्टि करने के लिए अब CT करने की जरूरत है। डॉक्टर अपने मन में सोच, यह व्यक्ति क्या है? उसने बहुत ही कम समय में जांच दे दिया। नर्स बताती है, डॉक्टर हान, मुझे लगता है कि डॉक्टर जून सही थे। मैं ऊपरी मंजिल के डॉक्टर को बुलाने जा रही हूँ। डॉक्टर कहता है, नहीं, अब से रोगी की स्थिति का पता लगाना पहला काम होना चाहिए। मैं बुलाऊंगा और कृपया मरीज को ले जाएं ताकि उसे जल्दी से CT स्कैन मिल सके। जून बताता है, जल्दी करो, मरीज को पेशाब आ सकती है, इसलिए सुनिश्चित करो कि उसका श्रवण मार्ग साफ हो। फिर हम लोग देखते हैं लीसोंग को। लीसोंग आते हुए कहता है, डॉक्टर हान, मरीज कहाँ है? डॉक्टर बताता है, मैंने पहले ही उस CT स्कैन के पास जाने के लिए भेज दिया। लीसोंग बताता है, क्या तुमने वह निर्णय ले लिया? डॉक्टर बताता है, उसकी स्थिति बहुत खतरनाक है। लीसोंग बताता है, फिर भी पहले साल के स्टूडेंट की हिम्मत कैसी हुई? फिर उसका सीनियर आते हुए कहता है, नहीं, उसने अच्छा किया। यदि यह बार बार होने वाली ब्लीडिंग है तो यह करना सही है। सीनियर डॉक्टर वहाँ से जाते हुए कहता है, मैं स्कैनिंग रूम में जा रहा हूँ और तुम लोग तैयार रहना। लीसोंग बताता है, समझ गए। फिर हम लोग देखते हैं जून और सीनियर डॉक्टर और दूसरे डॉक्टर को, जो बताता है, यह सचमुच की हेमरेज बार बार होती है। स्पाइडर मेम्ब्रेन में हेमरेज होती है। सीनियर डॉक्टर बताता है, लालत है, मुझे लगता है कि संकट से गुजर चुके हैं क्योंकि 24 घंटे से अधिक हो गया है। इस स्थान को वैसे ही देखने के लिए जैसा यह है मालूम, मूल द ओरिजिनल हेमरेज एरिया MCS है। फिर हमें MCS के बारे में बताया जाता है, माइंड को रक्त की आपूर्ति करने वाली 3 जोड़ी धमनियों में से एक है। रॉनी बताता है, यदि हेमरेज का इंटरसीट मिडल कैल्ब्रल आर्थर था तो इस बात की अच्छी संभावना है कि यह बार बार होने वाला हेमरेज नहीं है। MCS में बार बार होने वाला
होमरेज के प्रमुख लक्षण शरीर के एक तरफ की मांसपेशियों में कमजोरी या पैरालाइज मांसपेशियां हो जाती हैं। रॉनी बताता है हालांकि रोगी के पुतली सिकोड़ने और पुतलियों के फैलाव के लक्षण दिखाए जो माइंड में संचार करने वाली आर्थरी के फटने के लक्षण हैं। रॉनी बताता है जांच की पुष्टि करने के लिए मैग्नेटिक स्कैनिंग एंजियोग्राफी की रिक्वायरमेंट है। जून हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है क्या यह संभव है कि यह हेमरेज नहीं है, हमें उन्हें बताना होगा। लेकिन क्या रिसर्च स्टूडेंट किसी रेसिडेंट की राय को गंभीरता से लेंगे? फिर जून हिम्मत करते हुए उन लोगों से कहता है यह संभावना है कि यह बार बार होने वाला हेमरेज नहीं है। सीनियर डॉक्टर हैरान होते हुए कहता है क्या? जून बताता है कि मुझे ऐसा लगता है क्योंकि विभाग में देखे गए मस्कुलस और प्रियोफिल्ड फैलाव को कम कर रहा है। सीनियर डॉक्टर अपने मन में सोचता है इसका मतलब यह है कि इस रोगी के लक्षण एक डिफरेंट एरिया में हेमरेज के कारण है, लेकिन किसी रेसिडेंट के लिए इतना क्विक डिसीजन देना आसान नहीं होगा। दूसरा डॉक्टर सीनियर डॉक्टर से पूछता है डॉक्टर क्या हमें मैग्नेटिक स्कैनिंग करना चाहिए? फिर डॉक्टर अपने मन में सोचता है लेकिन यह डिसीजन करने में उनके रिजनिंग में कुछ भी गलत नहीं था। फिर वह डॉक्टर कहता है हाँ कृपया इसे अभी करो। फिर हम लोग देखते हैं कुछ देर बाद फर्स्ट डॉक्टर किसी से बात करते हुए कहता है इससे बार बार हेमरेज नहीं होता, मैंने ब्लड की मैग्नेटाइजिंग इमेज की जांच की है। जून अपने मन में सोचता है तो क्या रॉनी सही था? उसने तुरंत ही कुछ ऐसा पहचान लिया जो डॉक्टर भी पहचानने में फेल हो गया। फिर सीनियर डॉक्टर जून से कहता है तुमने कहा कि तुम्हारा नाम जून है? डॉक्टर जून बताता है हाँ। सीनियर डॉक्टर बताता है तुम्हारी वजह से हम एक बड़ी गलती से बच गए। रोगी की स्थिति 2 जगह पर हेमरेज है, इसलिए पूर्वानुमान बहुत खराब है। मरीज का तुरंत ऑपरेशन किया जाएगा, इसलिए हम देखेंगे कि क्या है, लेकिन कम से कम स्थिति संभव है कि क्योंकि हम समय बर्बाद नहीं करते हैं। धन्यवाद। जून बताता है मुझे पता है। सीनियर डॉक्टर बताता है मुझे लगता है कि त्वचा क्लिनिक में केवल लेजर शूटिंग का काम करते थे, लेकिन ऐसा लगता है तुमने बहुत रिसर्च किया है ना? जून बताता है हाँ। सीनियर डॉक्टर वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है उसका दिमाग बहुत संवेदनशील है, मुझे उसके भविष्य को लेकर बहुत आशा है, लेकिन वह लीसोंग इतना अच्छे व्यक्ति से नफरत क्यों करता है? यह सच नहीं है। फिर हम लोग देखते हैं लीसोंग को और वह बोलता है मैं उस पर विश्वास नहीं करता। एक रेसिडेंट को स्पाइडर मेम्ब्रेन में होने वाली बार बार हेमरेज के बारे में क्या पता? लीसोंग बताता है तुम और मैं दोनों जानते हैं कि हमने चीनी मेडिकल से जो सीखा है वास्तविकता उससे बिल्कुल अलग है। फिर वह डॉक्टर बताता है मैं भी उस मामले को लेकर उत्सुक हूँ, लेकिन यह सच है। लीसोंग बताता है वैसे भी तुमने ही इमेजिंग विभाग और स्टाफ को बुलाया था है ना? तो तुम ही वह व्यक्ति हो जिसने ऑर्डर दिया था। फिर वह डॉक्टर वहाँ से भागते हुए कहता है डॉक्टर विभाग ने मुझे बुलाया है, इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। लीसोंग बताता है मैं देख रहा हूँ कि तुमको कोई कॉल नहीं आई है। अरे तुम्हें लगता है कि तुम लड़ाई लड़ने जा रहे हो, मेरी बात खत्म नहीं हुई। फिर हम लोग देखते हैं डॉक्टर वहाँ से भाग जाता है। लीसोंग बताता है भाड़ में जाओ, सच में यह क्या बकवास है। हम लोग देखते हैं जून को कहीं पर जाते हुए। फिर जून अपने मन में सोचता है मैंने मरीज की मदद की, लेकिन अगर मेरे पास रॉनी नहीं होता तो मैं ऐसा नहीं कर पाता। मुझे अध्ययन और कड़ी मेहनत की आवश्यकता है ताकि मैं रॉनी की आवश्यकता के बिना भी अब जैसा जांच कर सकूं। रॉनी बताता है जून क्या इसका मतलब है यह है कि तुम चाहते हो कि मैं नष्ट हो जाऊं? जून बताता है नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसका मतलब यह नहीं है। रॉनी बताता है तुम्हारा मतलब परिवार से है? जून बताता है मेरा मतलब है कि मैं उन चीजों को अपनी सख्ती से करने में सक्षम होना चाहता हूँ, क्योंकि अंत में मेरा अंतिम गोल एक डॉक्टर बनना है जो सभी मरीज का इलाज कर सके। रॉनी बताता है मानवीय भावना अब तक खोजी गई बातों से कई अधिक जटिल और व्यापक है। जून बताता है मुझे लगता है कि तुम जिस बारे में बात कर रहे हो वो काफी अधिक जटिल है। जटिल बोले तो कठिन। रॉनी बताता है मैं जल्द ही चीजों को कम जटिल बनाने में सक्षम हो जाऊंगा। जून बताता है वास्तव में रॉनी बताता है अब हम आवाज के माध्यम से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, लेकिन मैं भविष्य में जैसे जैसे सिंक्रोनाइजेशन दर बढ़ेगा मैं जो कहना चाहूँगा वह मेरे मूल्यांकन के साथ ही तुम्हारे
तुम्हारे दिमाग में ट्रांसफ़र हो जाएगा। जुन बताता है लेकिन जब हम एक दूसरे से बातें करते हैं तो मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनना पसंद है। जुन बताता है अगर मैं अब तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनूंगा तो मैं किससे बात करूंगा। रॉनी पूछता है क्या इस मेथड में कोई प्रॉब्लम है। जुन बताता है तुम और मैं दोस्त हैं। रॉनी पूछता है मुझे समझ नहीं आ रहा है। जुन हंसते हुए कहता है एक दिन तुम समझ जाओगे। इस सीन में हम लोग देखते हैं वहाँ पर हॉन भागते हुए आती है और जुन के पास। जुन पूछता है ओ हॉन वेरिकुलस डिपार्टमेंट में आज कोई सर्जरी नहीं है। हॉन बताती है ओ उसके बारे में दोबारा जिक्र मत करो। डिपार्टमेंट के प्रमुख सिम को इतना सर्जरी क्यों करना पड़ता है, यहाँ तक कि 12 घंटे तक बिना रुके सर्जरी हुई। मुझे ऐसा लगता है कि सर्जरी कर करके मैं मरने वाली हूँ। जुन बताता है ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं आज फ्री हूँ। हॉन बताती है आज हेड ऑफ डिपार्टमेंट सुबह आराम करेगा और दोपहर में कॉन्फ्रेंस रूम में जाएगा। हॉन पूछती है लेकिन क्या तुम न्यूरो सर्जरी में स्पेशलाइज हो रहे हो। जुन बताता है नहीं, तुम ऐसा क्यों सोचती हो। हॉन बताती है कितना अजीब है। जुन बताता है हॉस्पिटल के डॉक्टर ने कहा कि उन्होंने मुझे देर रात तक न्यूरो सर्जरी का स्टडी करते हुए देखा है। जुन अपने मन में सोचता है लगता है किसी ने मुझे डेटा देखते हुए देखा है। फिर उन लोगों के सामने हेड डॉक्टर और कुछ डॉक्टर आने लगते हैं। हम लोग देखते हैं वह सारे डॉक्टर जुन के सामने से निकल जाते हैं और साथ ही हॉन भी जाने लगती है। सीनियर डॉक्टर एक डॉक्टर से पूछता है हम डॉक्टर जुन को भी ऑब्जर्व करने के लिए क्यों नहीं ले जाते। पीछे वाला डॉक्टर कहता है ठीक है। फिर वह जुन को बुलाने लगता है इशारे में। सीनियर डॉक्टर किसी पेशेंट से पूछता है क्या आपकी हालत बेहतर है। पेशेंट के पास बैठ बूढ़ी औरत कहती है मुझे लगता है कि वह काफी बेहतर हो रहे हैं। वह मुस्कुराते भी हैं और बातें भी करते हैं। सीनियर डॉक्टर बताता है मेरा मानना है कि मरीज की अपनी दृढ़ इच्छा के कारण वह ठीक हो रहा है। सीनियर डॉक्टर पूछता है जब मैंने सीटी स्कैन को देखा तो वह अभी भी फूला हुआ था। मैनिटोल के बारे में क्या। मैं बता दूं मैनिटोल एक शुगर अल्कोहल जिसका उपयोग ब्रेन में सूजन से राहत देने के लिए किया जाता है। उनमें से कोई डॉक्टर बताता है हम 100 सीसी को 4 खुराकों में विभाजित करके यूज करते हैं। सीनियर डॉक्टर बताता है अच्छा है बहुत बस इतना करो और मरीज की कंडीशन पर नजर रखो। फिर वह लोग कहते हैं हाँ। फिर वहाँ लेडीज पर्सन कहती है डॉक्टर नए डॉक्टर बहुत फ्रेंडली और स्किल्ड हैं। मेरे पति को भी उन्हें बहुत पसंद करते हैं क्योंकि उन्होंने मेरे पति को ज्यादा परेशानी किए बिना एक यूनरी कैथोपिक लगाया है। सीनियर डॉक्टर पूछता है वास्तव में आप किस डॉक्टर के बारे में बात कर रही हैं। फिर वह जून की तरफ इशारा करते हुए कहती हैं वहाँ एक लंबा डॉक्टर खड़ा है। सीनियर डॉक्टर बताता है ओ तो आप जून के बारे में बात कर रही हैं। सीनियर डॉक्टर पूछता है यह एक मरीज है जिसका अभी रिसर्जरी हुआ है। तुमने कहा कि जैसे ही उसे सिर में दर्द महसूस हुआ तो उसका परीक्षण कराया गया है ना। लिसोंग बताता है हाँ। सीनियर डॉक्टर बताता है तुमने कहा कि मरीज की कंडीशन को डिस्कवर किसने किया और समस्या का समाधान कैसे किया। लिसोंग बताता है यह सही है डॉक्टर हान। उन्होंने एक्टिवेटली रूप से सीटी स्कैन के लिए कहा और स्कैन को पूरी टीम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सीनियर डॉक्टर बताता है ऐसा है। सीनियर डॉक्टर पूछता है तो डॉक्टर हॉन जानते हैं कि जब पोस्टीरियर कम्युनिकेटेड अथॉरिटी फट जाती है तो कौन सी तंत्रिका पैरालाइज्ड हो जाती है। डॉक्टर हॉन बता नहीं पाता। सीनियर डॉक्टर बताता है डॉक्टर जून को उत्तर देने का प्रयास करो। जून हैरानी से कहता है क्या मुझे। सीनियर डॉक्टर बताते हैं यह सही है। तुम्हारे अलावा यहाँ दूसरा डॉक्टर जून कौन है। जून बताता है मेरा मानना है कि यह CN3 नर्वस है। सीनियर डॉक्टर बताता है यह सही है यह CN8 नर्वस है। जब ब्रेन एनोरेक्सियम पोस्टीरियर कम्युनिकेशन अथॉरिटी में होता है तो यह CNA3 नर्वस में पैरालाइज का कारण बनता है। सीनियर डॉक्टर बताता है क्या आप सब जानते हैं कि मैंने डॉक्टर हॉन और डॉक्टर जून दोनों से यह क्यों पूछा। क्योंकि यदि तुम सभी बुनियादी ज्ञान नहीं जानते तो केवल सर दर्द वाले रोगी को देखो पलकें सिकुड़ती हैं और पुतलियों का फैलाव दिखाई देता है तो यह निष्कर्ष निकलेगा कि पेशेंट को PCA में हेमोराइज हो गया है। सीनियर डॉक्टर बताता है 2 लोगों से सवाल का जवाब मिलने से सब कुछ साफ हो चुका है। वह व्यक्ति कौन है जिसने सिम्टोम की खोज की और तुरंत सूचित किया। सीनियर डॉक्टर बताता है यह पहली बार नहीं है जब मैंने काम करते समय डॉक्टर जून के बारे में प्राउड सुना है। मैं एक हफ्ता में 3 बार डॉक्टर हॉन की प्राउड सुन चुका हूँ। इसने मुझे खुश कर दिया। सीनियर डॉक्टर बताता है जून से काम से छुट्टी लेने के बाद मेरे ऑफिस में आना। जून बताता है हाँ। फिर जून सीनियर डॉक्टर के ऑफिस
ऑफिस में आ जाता है। सीनियर डॉक्टर बताता है बैठ जाओ। क्या तुम पहली बार ऑफिस में आए हो? मुझे माफ करना, मेरे पास केवल इसी प्रकार का ड्रिंक है। जून बताता है यह ठीक है, धन्यवाद। सीनियर डॉक्टर बताता है डॉक्टर ली हॉन ने यह कहा, यंग मैन क्या आपने न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हो? हम लोग देखते यह बात सुनकर जून के मुंह से ड्रिंक निकल जाती है। जून अपने मन में सोचता है वह छोटी कुतिया, वह हर किसी के सामने अपना मुंह खोलती रहती है। जून बताता है मुझे नहीं पता कि डॉक्टर ली ने ऐसा क्यों कहा, लेकिन मुझे न्यूरो सर्जरी में स्पेशलाइज होने का कोई इरादा नहीं है। सीनियर डॉक्टर बताते हैं अधिकतर लोग कहेंगे कि उन्हें कोई स्पेशलिटी चुननी है, लेकिन तुम पर्सनली रूप से इसे रिफ्यूज करते हो। जून बताता है मुझे माफ करें। सीनियर डॉक्टर बताता है क्या इसका मतलब यह है कि तुम आना चाहते हो? फिर वहाँ पर एक और डॉक्टर आ जाता है और बताता है कॉन्फ्रेंस में साथ जा रहे हैं मेडिकल डिपार्टमेंट के प्रमुख। जून खुश होते हुए बताता है डॉक्टर हानसुंग। वह डॉक्टर कहता है ओ यह तुम हो, तुम यहाँ क्यों हो? सीनियर डॉक्टर पूछता है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? फिर वह डॉक्टर बताता है बिल्कुल, मैं इसे जानता हूँ, यह वही है जिसने अपनी माँ का बीमारी का पता लगाया था। सीनियर डॉक्टर बताता है इसलिए सीनियर ने पहले डॉक्टर जून की माँ का इलाज किया है। फिर वह डॉक्टर बताता है हाँ, इस पर विश्वास करना कठिन है, लेकिन लड़के ने ही अपनी माँ के मैग्नेटिक स्कैन को देकर अपनी माँ की बीमारी का पता लगाया था। सीनियर डॉक्टर बताता है यह कैसे संभव है? फिर वह डॉक्टर बताता है उन्होंने कहा कि माँ की बीमारी के कारण रिसर्च स्टूडेंट बनना छोड़ने के बाद भी उन्होंने न्यूरोलॉजी पर रिसर्च जारी रखा। सीनियर डॉक्टर अपने मन में सोचता है उन अफवाहों से बिल्कुल अलग जो मैंने एम्प्लॉइज से सुनी। सीनियर डॉक्टर बताता है तो क्या तुम न्यूरो सर्जरी के बजाय न्यूरोलॉजी चुनना चाहते हो? फिर वह डॉक्टर बताता है इसका क्या मतलब? सीनियर डॉक्टर बताता है मैंने बस डॉक्टर जून से पूछा कि तुम कौन सी स्पेशलिटी चुनोगे। फिर वह डॉक्टर जून के कानों में कहता है यह न्यूरोलॉजी जैसा दिखता है, तुमको क्यों पूछना पड़ा है? जून बताता है मैं अभी इंटर्नशिप प्रोसेस शुरू कर रहा हूँ, इसलिए मुझे फैसिलिटी का एक्सपीरियंस लेना होगा। सीनियर डॉक्टर बताता है हमने इसे तुम्हारे लिए बहुत कठिन बना दिया। सीनियर मुझे लगता है कि डॉक्टर जून को सोचने के लिए कुछ समय देना चाहिए। फिर वह डॉक्टर बताता है यह सही है, मैं बहुत जल्दी में था। फिर वह डॉक्टर बताता है ठीक है हेड ऑफ नीडल डिपार्टमेंट, मैं आगे जा रहा हूँ। सीनियर डॉक्टर बताता है हाँ सीनियर, मैं भी नीचे आ रहा हूँ। सीनियर डॉक्टर जून से बताता है मैंने टिनी का ऐसा व्यवहार कभी नहीं देखा, ऐसा लगता है कि जैसे वह तुम्हें बहुत पसंद करती हैं। जून बताता है मुझे नहीं पता कि इस बात का फैसला कैसे करूं। सीनियर डॉक्टर बताता है जैसा कि तुमने कहा कि सभी फैसिलिटी का एक्सपीरियंस लेने के बाद तुम्हारा उत्तर मिलेगा, लेकिन तुमको इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। एक इंटर्न के रूप में अपने पहले दिन तुमने एक पेरिस्टलस रोगी की जान बचाई है ना? जून बताता है ऐसा नहीं है कि मैंने उसे बचाया है। ऐसा कहते हुए जून अपने पास्ट में चला जाता है और सोचता है अपनी माँ को। जब वह किसी डॉक्टर से कहती है मैं आपसे विनती करती हूँ कृपया मेरे पति को बचा लीजिए। डॉक्टर बताता है मुझे माफ करें, बहुत देर हो गई है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। सीनियर डॉक्टर बताता है न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज का समय है। एक ही सर्जरी के साथ सिम्टम्स की शुरुआत से गुजरने वाले समय के आधार पर रिजल्ट पूरी तरह से अलग होगा। जॉन बताता है आपने मुझे वह समय दिया। सीनियर डॉक्टर बताता है तुम ऑपरेटिंग रूम में नहीं गए हो ना? जून बताता है हाँ मैं भाग लेना चाहता हूँ, लेकिन एग्जामिनेशन बहुत बिजी है। सीनियर डॉक्टर बताता है ठीक है कल तुम आ जाना, मैं डॉक्टर ली हॉन को बता दूंगा। ईमानदारी से कहूँ तो सर्जरी के बारे में डॉक्टर से बात करना होगा। सीनियर डॉक्टर बताता है न्यूरो सर्जरी विभाग के डॉक्टर न्यूरो सर्जरी विभाग से बेहतर हैं, निसंदेह यह बात डॉक्टर लीन को मत बताना। फिर हमें कल का सीन दिखाया जाता है और सीनियर डॉक्टर बताता है यह ABM सर्जरी है। यह मरीज के कार दुर्घटना में घायल होने के बाद जांच के दौरान सामने आया मामला है। फिर हमें ABM के बारे में बताया जाता है धमनियां और कोशिका की असामान्य डिसऑर्डर है। यह आपके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा जून, इसलिए इसे ध्यान से देखना। फिर हम जून को देखते हैं जो कि ड्रेसिंग रूम में आया होता है और अपने मन में सोचता है जब मैं स्टूडेंट था तो मैं कई बार ऑपरेटिंग रूम में गया था, लेकिन डॉक्टर बनने के बाद यह पहली बार है। जून बताता है मैं चिंतित हूँ, लेकिन यह एक बेनिफिशियल प्रकार का चिंता है। फिर वहाँ पर लीसोंग आ जाता है और बताता है तुम वास्तव में अच्छा इलाज कर रहे हो, तुमने केवल एक ही बार में अच्छा किया और हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने तुमको सर्जरी का निरीक्षण करने के लिए अलाउ कर दिया। जून बताता है मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना
चाहता हूँ। ली सॉन्ग बताता है क्या बकवास है, एक इंटर्न को मुझसे ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई। जून बताता है तो मुझे तुमसे तुम्हारे साथ होनोरोसिस लैंग्वेज का यूज करना चाहिए। होनोरोसिस लैंग्वेज बोले तो गाली। ली सॉन्ग बताता है यह सच है कि इसका कोई इलाज नहीं है, यह इंटर्न का वह पक्ष है जिसे हर कोई देखना चाहता है, वे तुम्हारी असलियत जानते हैं। जून बताता है तुमको ऐसा प्रेयर क्यों करना पड़ता है, कॉलेज में हमारा कोई झगड़ा भी तो नहीं था। ली सॉन्ग बताता है एक इंटर्न क्या जानता है और ऑपरेटिंग रूम में गलती मत करना। फिर हम लोग देखते हैं जून ऑपरेटिंग रूम में आ जाता है और कहता है कॉलेज की तुलना में यह एक अलग स्तर है। फिर वहाँ पर कोई कहता है हम एनेस्थीसिया प्रोसेस की निगरानी कर रहे हैं, आइए सर 10 से 1 तक गिनती करें, 10, 9, 8। फिर हम लोग देखते हैं वह पेशेंट बेहोश हो जाता है। फिर वह कहता है एनेस्थेटिक डॉक्टर क्या आप तैयार हैं, वह डॉक्टर कहता है हाँ चलिए शुरू करते हैं। फिर यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए तुम लोगों को इस पर टोटल 50 लाइक करना है, बस 50।